हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करता हूँ जो एसी थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, तो 2 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा। तो बच्चों इसमें जो मैं बात करूँ यहीं पे, तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं आवृत्तकाल ज्ञात करूँ तो आवृत्तकाल T होता है 1/f। तो यहीं पे मैं बात करूँ तो 1/, फ्रिक्वेंसी कितनी दी है इसमें 2 किलो हर्ट्ज, यानी 2 किलो हर्ट्ज को यार बोल सकते 2000 हर्ट्ज दी है। ये इसमें 2000 हर्ट्ज। ऐसी कंडीशन में मैं 2000 का किसी एक संख्या में भाग दूं तो कितना आएगा इसमें 0.5 गुणा 10⁻³ तो -3 को मैं चेंज कर सकता हूँ मिली सेकंड में, तो कितना होगा 0.5 मिली सेकंड। इस प्रकार ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रिक्वेंसी क्या है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया तुम्हारा 2 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ इसमें। तो न्यूमेरिकल जहाँ फ्रिक्वेंसी एफ इजिकल टू बताया था क्या होता है 1/t। तो यहीं बात करूँ इसका जो आवर्तकाल है बच्चों, ये क्या दिया है इसमें आवर्तकाल दिया। आवर्तकाल कितने दिया है 0.5 या 0.1 सेकंड दिया है। तो यहीं पे बात करूँ तो क्या होगा 1/0.1। जब मैं किसी संख्या में 0.1 का मैं भाग दूँ 1 में तो कितना आएगा इसमें 10। कितना आएगा इसमें 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें सी। कितना होगा इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, चित्र में दर्शाई गई तरंग की प्रभावी मान क्या होगा। जो बच्चों मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसी में मैं बात करता हूँ। तो इसका ये क्या है, तो इसमें प्रभावी मान है, ये साइनसॉइडल वेव दी है। तो साइनसॉइडल वेव दिया है तुम्हारी। तो इसमें क्या है इसकी प्रभावी मान है, प्रभावी मान कितना दिया है इसमें 537 वोल्ट। तो यानी यह क्या बोल सकते हैं वोल्टेज का अधिकतम मान दिया है इसमें 537। तो यही मैं रूटमैन स्केयर वैल्यू ज्ञात करूँ या प्रभावी मान बोल सकता हूँ उसे, क्या होते हैं रूटमैन स्केयर वैल्यू यानी ERMS। क्या होती है तुम्हारी ERMS इक्वल टू होता है ई मैक्सिमम बट्टे √2, यानी ई मैक्सिमम यानी 500 कितना दिया तुम्हारा 37 में मैं √2 का मैं भाग दूँ तो कितना आएगा मेरा, यानी मैंने बताया मैंने 537 है ये बता रहा हूँ करके। तो 537 में मैंने √2 का मैंने भाग दिया तो निकल के आएगा तुम्हारा 380 वोल्ट। यानी ये क्या आई तुम्हारी प्रभावी मान ERMS मान को बोल सकते हैं हम रूटमैन स्क्वायर वैल्यू। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें ए। कौन सा ठीक है इसमें ए। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परपथ में धारा होती है। तो इंडक्टिव परपथ की बात करूँ तो इंडक्टिव परपथ में कैसी होती है धारा वोल्टेज से क्या होती है पीछे होती है। इस कंडीशन में क्या करेगी, ऐसी कंडीशन में क्या होगी तुम्हारी, क्या होगी लैंगिंग या बोल सकते हैं पश्चिगामी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, एक RL परपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम है तो उसकी प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या है। तो प्रतिबाधा इम्पीडेंस फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू होता है हमारा √में R² प्लस XC का होल स्क्वायर, बोल सकता है XC²। तो यही बात करूँ तो प्रतिरोध कितना दिया हमारा 5 दिया, तो 5 का वर्ग होगा 25। यही बात करूँ मैं 12 का वर्ग 144। दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा बच्चों इसमें 169। यानी 169 किसका होता है तुम्हारा 13 का वर्ग होता है, इसलिए किसमें आ गया आंसर इसमें 13 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परपथ का परपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस क्या फॉर्मूला। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है इसमें, इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, यानी प्रतिरोध तथा प्रतिघात दिया है। तो यहीं पे इम्पीडेंस ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Z इक्वल टू √में R² प्लस X²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक कंडक्टर 220 वोल्ट DC के लिए डिजाइन है और उसे 220 वोल्ट AC सोर्स से संयोजित कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो कॉइल में कम करंट प्रभावित होगा और कंडक्टर का काम सुनिश्चित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें बी। तो
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कैपेसिटिव प्रतिघात का परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जैसे मैं बात करूं कैपेसिटिव प्रतिघात क्या होता है हमारा XC प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/F। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे XC की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगा घटेगा। ये कैसा तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती है, तो फ्रीक्वेंसी कैसा है तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में XC की वैल्यू कैसी होती है कम होती है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यही बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कैसा है ये व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें बी। कौन सा ठीक है इसमें बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, एक संधारित्र को 2 से 30 वोल्ट AC पर्पज से संयुक्त किया गया है, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है बच्चों 450 वोल्ट। ऐसे ऐसे मैं बात करूँ यहीं पे फॉर्मूला बनता है पावर का P रेटिंग निकालने के लिए। तो इसमें √3 से गुणा कर दूँ मैं 2 से 30 में तो लगभग 400 आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए 450 होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 4 पिकोफैरेड मान के 2 संधारित्र दिए हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनकी कुल धारिता होगी। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यहीं पे बात करूँ तो सीधे जैसे 2 कैपेसिटर तुम्हारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में C होगा तुम्हारा C1 × C2 बट्टे C1 + C2। तो मैं इसमें रखता हूँ तो ये C1 की वैल्यू कितनी है इसमें 4 × 4 अपॉन कितना है, दोनों को ऐड कर दो 4 और 4 कितने हुए तुम्हारे 8 हुआ। तो 4 से इसे काटा कितनी बार 2 बार, 2 से इसे काटा 2 बार, कितना है 2 पिकोफैरेड। ऑप्शन नंबर कितना है इसमें ए ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटिव AC परिपथ में यानी कैपेसिटिव AC परिपथ में क्या होता है अभी मैंने बताया था। तो क्या होती है कैपेसिटर में कैसी होती है तुम्हारी धारा कैसी होती है आगे और वोल्टेज कैसे होते हैं पीछे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा धारा वोल्टेज से आगे चलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें ए, यानी धारा कैसे चलती है वोल्टेज से आगे चलती है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगले क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, एक चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। तो इसमें आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा जो चित्र में दर्शाया गया है। तो इसमें दोनों कैपेसिटर कैसे हैं तुम्हारे 50 माइक्रोफैराड के हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसमें इसका वोल्टेज कम होगा उसका कैसा होगा तुम्हारा अधिक होगा। तो इसमें कौन सा है 50 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा यदि Pt यानी Pt है तुम्हारी ट्रू पावर बोल सकते हैं या वास्तविक शक्ति तथा Pa दिया तुम्हारा अपरेंट पावर या आवाही शक्ति हो तो शक्ति घटक यानी शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है तुम्हारा cos ∅ होता है R/Z। क्या होता है बच्चों cos ∅ क्या होता है R/Z, यानी R क्या है यहाँ पर रियल पावर और ये Z होता है तुम्हारा अपरेंट पावर। तो यही बात करूँ अपरेंट तो इसमें क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन ठीक हो सही होगा सी। तो क्या वास्तविक शक्ति बट्टे आवाही शक्ति, या से रियल पावर को भी बोल सकते हैं हम वास्तविक शक्ति बोल सकते हैं ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि Pa आवाही शक्ति है। Pa क्या है इसमें आवाही शक्ति। और मैं अगले कुछ यही बात करूं जो Pt है तुम्हारे वास्तविक शक्ति तथा Pr है तुम्हारी प्रतिघाती शक्ति। तो इसमें तो ये मैंने बताया था जो इम्पीडेंस यानी ऐसी कंडीशन में मैं बात करूं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जो ये क्या होगा तुम्हारा ये तुम्हारा अपरेंट पावर होती है, यानी ये किसका काम करती है तुम्हारी जो कार्ड का काम करती है। तुमने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा Pa। यही बात करूँ जो Pt है तुम्हारा किसका काम करेगी लंब का काम करेगी यानी आवाही शक्ति। और यही मैं बात करूँ नहीं वास्तविक शक्ति किसका करेगी तुम्हारा Pt का काम। और यही बात करूँ प्रतिघाती शक्ति किसका करेगी Pr का काम करेगी। तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ तुम्हारा एक कार्ड हुआ। तो कार्ड कंडीशन में तुमने पढ़ा होगा या इसे बोल सकते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस क्या हुआ है तुम्हारा प्रतिघाती शक्ति है या बोल सकते हैं इसे बेस का वर्ग √ में। ऐसी कंडीशन में हमें ज्ञात कौन सा हुआ इसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्ड का वर्ग इक्वल टू होता है तुम्हारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यानी लंब के कार्ड को स्क्वायर से हटाओगे तो इसमें √ में चलेगा। तो Pa इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Pt² + Pr²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें सी। कौन सा ठीक है इसमें सी।
अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रभावित की जाती है, कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित करती है? तो इसके लिए ऊष्मा परिवर्तित करने के लिए कौन सी होती है हमारी? रियल पावर या वास्तविक शक्ति बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित करने के लिए, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? रेक्टिफायर का करते हैं। किसका करते हैं? रेक्टिफायर का। तो ये एक होता है तुम्हारा एमजी सेट, ये भी क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और होता है तुम्हारा, तुमने देखा होगा डीसी मोटर में क्या होता है? कंप्यूटर लगा होता है। क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अंदर होता है मोटर के। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जनरेटर में होता है, सॉरी। अगले क्वेश्चन है तुम्हारा 17 एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान। तो एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक है। अब यही बात करूं, निम्न में से कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बैटरी चार्जिंग है, ये भी संपन्न नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये भी संपन्न नहीं किया जा सकता। ये सभी डीसी पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रचारण है, ये भी किसके द्वारा होता है? डीसी के द्वारा। उपयुक्त में किसके में? सभी एसी के द्वारा नहीं किया जा सकते काम। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, यदि एसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के फेज डिफरेंस यानी 90 डिग्री हो तो पावर क्या होगी? तो पावर के लिए बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इक्वल टू क्या होता है? वी आई कॉस फाई। क्या होता है? वी आई कॉस फाई। यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री। ऐसी कंडीशन कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी? 0। तो किसी संख्या में मैं 0 को गुणा करूँ तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी? पावर कितनी हो जाएगी? 0। ऐसी कंडीशन में क्या होगी? पावर शून्य होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। कौन सा ठीक है? डी। तो शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी अल्टरनेटेड करंट सर्किट के पावर फैक्टर का सही सूत्र है। तो मैंने बताया था बच्चों, इसका पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई इक्वल टू आर। तो ये भी ठीक है। ये कॉस फाई इक्वल टू होता है एक्चुअल पावर बट्टे अपरेंट पावर या वास्तविक शक्ति बट्टे आवाज़ शक्ति बोल सकते हैं इसे। यही बात करूँ ऑप्शन नंबर सी, या कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड, यानी जेड की वैल्यू यहाँ पर आर एल सी सर्किट की दे दी है। तो आर एल सर्किट में क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो उपयुक्त में सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त में सभी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 21, जब शुद्ध संधारित्र परिपथ यानी प्योर कैपेसिटर सर्किट के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, तो ऐसी कंडीशन में बताया था, तो ऐसी कंडीशन में होता है तुम्हारा जो शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में क्या होती है तुम्हारी? ऐसी कंडीशन में धारा कैसी होती है तुम्हारी? आगे होती है वोल्टेज से। ऐसी कंडीशन में धारा क्या होती है तुम्हारी? लीड करती है। तो इसमें धारा वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र के अग्रवाणी लीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात कर दूँ, धारता यानी कैपेसिटेंस से प्रभावित नहीं होता। तो कैपेसिटेंस से प्रभावित क्या नहीं होता है? तो सबसे पहले करूँ, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है तुम्हारा, या सी प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा तुमने, ए अपॉन डी। या ये डी क्या है तुम्हारा? जैसे समांतर प्लेट होती हैं इनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। तो यही बात करूँ, ये क्या है इसमें? प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। इस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारा धारिता, और तुम्हारी परावर्तनांक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो इस पर तीनों पर निर्भर करता है। किस पर नहीं करता है? आवृत्ति पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है इसमें? आवृत्ति, डी सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 23, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। ऐसे ही मैं बात करूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है तुम्हारी एक्ससी। और यही बात करूँ मैं एक्सएल, इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यही बात करूँ तुम्हारी रेजिस्टेंस का भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यही इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये सब के मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। तो ये भी तुम्हें एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि इनके सभी के मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए जिससे तुम्हें आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो, और साथ साथ कमेंट भी कीजिए।